नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय सिसोदिया और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, जो कि आपके नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपके फंडा फर्स्ट का मोस्ट बेसिक चैप्टर है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक बार फंडा का ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हेल्थ एंड इलनेस। इससे आपका मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 से 5 नंबर के बीच में इससे क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है बच्चों, एक आध कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं इससे। ओके, मेनली इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, हेल्थ की डिफाइनेशन, मैस्लो हायरार्की थ्योरी, हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिनम्स। ये जो आपका हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिनम है ये आपके मेन एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। एंड मास्लो हायरार्की थ्योरी, इससे भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये दो मेजर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे चैप्टर से। चैप्टर आउटलाइंस दे रखी है यहाँ पे कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वो इस चैप्टर से है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में पढ़ना। सबसे पहले मीनिंग ऑफ हेल्थ क्या होता है। नाम, चैप्टर का नाम क्या है, हेल्थ एंड इलनेस, तो आपको हेल्थ के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए कि हेल्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज़। यहाँ पे ये कहना चाहता है ये कि हेल्थ मोर देन अब्सेंस ऑफ इलनेस है। यानी कि अगर कोई आदमी है वो हेल्थी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर डिजीज़ की अब्सेंस है इसलिए वो हेल्थी है। वो पर्सन हेल्थी इसलिए है क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इन सभी प्रकार से वो फिट एंड फाइन है। ठीक है, इसलिए वो हेल्थी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट द अब्सेंस ऑफ इलनेस। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच अ पर्सन मूव्स टुवर्ड हिज और हर मैक्सिमम पोटेंशियल। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर जो पर्सन है वो मूव करता है किसके नज़दीक, किसके पास, उसके मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ वो मूव करता है पर्सन। ठीक है, नाउ हम देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन। यहाँ पे कुछ 4-5 साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग भी मैंने हेल्थ की डेफिनेशन लिख रखी है। आपको जो इजी लगे वो आप डेफिनेशन लिख सकते हो या याद कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए बेस्ट है कि आप WHO की डेफिनेशन याद कीजिए। इसका इफेक्ट अलग ही लेवल का पड़ता है आपके एग्ज़ाम पर। अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो WHO की एक परिभाषा तो आपको याद रहनी चाहिए। तो आप सबसे फर्स्ट जो WHO की यहाँ पे दे रखी है वो डेफिनेशन याद कीजिए कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। यानी कि हेल्थ जो है वो एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर पर्सन जो है वो कम्प्लीटली फिट, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली, सभी प्रकार से वो फिट रहता है, उसी को हम हेल्थ कहते हैं। एंड उसके अंदर कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की डिजीज़ कंडीशन नहीं हो, उस पर्सन को हम हेल्थी कहते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है अपना बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर कहा गया है कि हेल्थ मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, इसके अंदर और यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, एंड जब मशीन का ब्रेकडाउन हो जाता है तब पेशेंट के अंदर डिजीज़ हो जाती है, पर्सन के अंदर डिजीज़ हो जाती है जब मशीन का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसलिए इस यहाँ पे ह्यूमन को एक मशीन कहा गया है। नेक्स्ट अपना सेकंड कंसेप्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर आ जाता है अपना एनवायरनमेंट वाला सिस्टम। यहाँ पे कहा गया है कि जो ह्यूमन है और जो एनवायरनमेंट है उनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है मतलब कि बीच में एक बॉर्डर है, बॉर्डर के लेफ्ट साइड आपका ह्यूमंस आते हैं एंड राइट साइड आपका एनवायरनमेंट आता है। इन दोनों के बीच में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट के बीच में। दोनों के बीच में इम्बैलेंस यानी कि अनहेल्थ, यानी कि हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट ख़राब रहेगा तो पर्सन जो है वो अनहेल्थी रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता होगा कि आपको समझ में आ गया होगा इकोलॉजिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है कि डिजीज़ इज़ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरनमेंट। यानी कि अगर एनवायरनमेंट ख़राब होता है तो डिजीज़ कंडीशन पैदा होती है।
फिर हम चलते हैं थर्ड कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि हेल्थ इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न। यानी कि हेल्थ है वो अ, इन सभी से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है। इन सभी से मतलब सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन सभी फैक्टर से भी हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर या कंसेप्ट जो है अपना, वो है होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट का मतलब होता है जितने भी आपके ऊपर हमने तीन कंसेप्ट देखे थे उन सभी का मर्ज, उन सभी को कंबाइंड करके जो अपना कंसेप्ट बनता है वो है हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट मॉडल इज सिंथेसाइज ऑफ ऑल दी अबव कंसेप्ट, यानी कि तीनों कंसेप्ट को, सारे कंसेप्ट को सिंथेसाइज या मर्ज करके इस कंसेप्ट का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या कहा गया है कि हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेल बींग ऑफ द पर्सन एज अ होल। एम्फेसाइज इज ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ या होलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर जितने भी प्रीवियसली कंसेप्ट थे, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, तो इन तीनों कंसेप्ट का कंबाइंड रूप से होलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर मर्ज है। ठीक है। यानी कि होलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर आप कह सकते हो कि जो हेल्थ है, पर्सन को हेल्थी रहने के लिए उसको साइकोलॉजिकली, मेंटली, सोशली, इन सभी प्रकार से फिट रहना ज़रूरी है। अगर इन सभी फैक्टर्स में किसी में भी कमी आ जाती है तो पर्सन जो है वो अनहेल्थी हो जाता है, उसको डिजीज़ हो जाती है। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चंस देके जाती है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पे। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल सा आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसके अंदर आपको 5 स्टेप बाई स्टेप्स ये नाम्स लिख लेने हैं। जो कि मैस्लो हायरार्की थ्योरी जो है वो नीचे से स्टार्ट होके अप या टॉप लेवल पे जाती है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम एंड लास्ट में टॉप लेवल पे आती है वो हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर मैंने आपको हर नीड्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको इसी ट्रायंगल के अंदर आपको सब क्लियर कर दूंगा। आगे जो लैंग्वेज है वो आगे नहीं समझा के यहाँ पर ही आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग क्या है, वो है हमारी बेसिक नीड्स लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, एयर, हवा, पानी, शेल्टर यानी घर, रेस्ट, स्लीप, एक्टिविटी, टेम्परेचर मेंटेनेंस एटसेट्रा, जितने भी बेसिक नीड्स है वो सब हमारी क्या आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आती है। फिर सेकंड है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंदर क्या होता है कि फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली सेफ्टी, वो हमारी आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंदर। यानी कि देखिए आप, सबसे पहले क्या हुआ, जो पर्सन है, ह्यूमन बींग्स, उनको सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत होती है या बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, लाइक रोटी की ज़रूरत होती है, पानी की, कपड़े की, घर की, मकान की ज़रूरत होती है उनको। ये सब मिल जाने के बाद उनको किसकी ज़रूरत होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यानी कि उनको साइकोलॉजिकली सेफ्टी चाहिए होती है, सेफ्टी चाहिए होती है उनको, फिजिकली सेफ्टी चाहिए होती है उनको। ठीक है। फिर ये सब मिलने के बाद भी उनको थर्ड प्रायोरिटी उनकी रह जाती है क्या, लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी कि उनको फ्रेंड्स बनाने होते हैं, उनको फैमिली, लव, रिलेशनशिप, इन सब की ज़रूरत होती है। ये सब भी उनको मिल जाने के बाद उनकी फोर्थ नीड जो होती है वो होती है सेल्फ स्टीम। फिर आदमी सेल्फ स्टीम की तरफ जाता है जिसके अंदर वो क्या करता है, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको इंडिपेंडेंस की फील होती है। कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है उसको, कि समाज वाले उसकी रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उसको रिकॉग्निशन यानी कि उसकी पहचान बन जाए समाज में अच्छी खासी, उसकी रेस्पेक्ट हो अच्छी सी, वो सब सेल्फ स्टीम के अंदर आती है। देन सेल्फ स्टीम के बाद में भी लास्ट जो मैस्लो हायरार्की की नीड्स होती है या टॉप लेवल पे जो नीड्स होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो है आदमी रियलाइजेशन कर देता है दुनिया का बारे में, कि दुनिया का मॉरल क्या है, वो सब उसको रियलाइज हो जाता है। डेवलप वंस मैक्सिमम पोटेंशियल एंड रियलाइज वंस एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़, यानी कि जो पर्सन है उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल जग जाता है। ठीक है। पोटेंशियल जो है उसका मैक्सिमम डेवलप हो जाता है।
और उसको दुनियादारी से अब कोई लेना देना है, उसको एक्चुअलाइजेशन हो गया है कि हाँ भाई क्या है इस दुनिया में, क्या मॉरल है इसका, सब उसको रियलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसके अंदर मैंने आपको एवरी नीड्स, बेसिक नीड्स से स्टार्ट करके टॉप लेवल पे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वहाँ तक आपको मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे मैंने आपको वापस टॉपिक्स वाइज वापस बताया कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि रोटी कपड़ा मकान की उसको ज़रूरत होती है, वो सब इसके अंदर आती है। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसके अंदर की पर्सन को सेफ्टी की ज़रूरत होती है कि भाई अगर कोई देश के ऊपर हमला वगैरह हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, तो उस टाइम उसको सेफ्टी ड्यूरिंग वार और नेचुरल डिजास्टर, उसको फिजिकल सेफ्टी की ज़रूरत होती है, वो सब इसके अंदर आती है। देन थर्ड, लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसके अंदर अपना फैमिली रिलेशनशिप्स लव वगैरह वो सब आ जाते हैं। फोर्थ आ जाती है सेल्फ स्टीम, जिसके अंदर पेशेंट जो पर्सन है वो चाहता है कि समाज वाले उसकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उसकी पहचान बने समाज में, अच्छी खासी उसको रिकॉग्नाइज किया जाए समाज में। देन हमारी फोर्थ एंड लास्ट आ जाती है, सॉरी फिफ्थ एंड लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके अंदर जो है व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, यानी कि जो पर्सन है उसके अंदर अब मैक्सिमम लेवल ऑफ पोटेंशियल जग चुका है, उसको दुनियादारी का मोरल पता चल गया है, वो सब हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम की तरफ, जो कि एक और 5 नंबर का दावेदार है। ये टॉपिक भी आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे 5 नंबर दे के जाता है आपको। ठीक है, तो अब हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम देखते हैं। बेसिकली हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम क्या है, एक मतलब कि ग्राफ बनाया जाता है जिसके अंदर आप देखते हैं दो तीर बना के डिनोट किया जाता है कि एक तरफ जो है वो फुल्ली वेलनेस होती है हेल्थी पर्सन की, एंड दूसरी तरफ जो है डेथ होती है, मृत्यु होती है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है जिसके अंदर देखिए दो एरो है, एक तरफ प्री मैच्योर डेथ है एंड दूसरी तरफ हाई लेवल ऑफ वेलनेस है। आदमी नेचुरल पॉइंट सॉरी न्यूट्रल पॉइंट पे है। अब न्यूट्रल पॉइंट से वो क्या करेगा, या तो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा। लेफ्ट कब मूव करेगा, जब उसको कोई डिजीज कंडीशन होगी, तब सबसे पहले क्या होगा, उसके साइंस दिखेंगे, देन सिम्टम्स अपीयर हो गए, देन लास्ट में क्या होगी, डिसेबिलिटी, यानी कि कोई ना कोई उसको डिसेबिलिटी हो जाएंगी, फिर वो प्री मेच्योर डेथ यानी कि उसकी डेथ हो जाएगी। अगर पर्सन लेफ्ट साइड में मूव ना करके राइट साइड में मूव करेगा, तो क्या होगा कि डिजीज़ के कंडीशन के प्रति वो अवेयरनेस होगा, एजुकेशंस यानी कि डिजीज़ के प्रति वो एजुकेट होगा, ग्रो करेगा वो। ठीक है, यानी लास्ट में वो हाई लेवल वेलनेस की तरफ मूव करेगा, हेल्थी लाइफ स्टाइल वो जिएगा, हेल्थी लाइफ स्टाइल हाई लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ जाएगा, तब वो हेल्थी लाइफ स्टाइल जिएगा। ठीक है, यही है हमारा इलनेस हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम। ओके, तो बेसिकली जब भी आपको हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम पूछा जाए तो आपको दो एरो करके ऐसे डायग्राम बना लेना है, एंड उसके अंदर लिख लेना है कि ये एक प्रकार का ऐसा कॉन्टिन्यूम है जो कि डिनोट करता है पर्सन के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि वो क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या क्या वो या किस किस स्टेट से वो गुजरेगा, वो सब आप इसके अंदर हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम के अंदर देखोगे। ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड राइट एरो, फिर आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है कि अगर पेशेंट जो है पर्सन जो है वो राइट एरो की तरफ जाता है तब क्या होगा, तो राइट एरो की अगर तरफ वो जाएगा तो क्या क्या होगा, अवेयरनेस, राइट एरो देखिए ये इस तरफ है, हाई लेवल ऑफ वेलनेस की तरफ। राइट एरो के अंदर जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले वो अवेयरनेस होगा। ठीक है, पर्सन शुड बी अवेयर टुवर्ड द हिज हेल्थ स्टेटस, यानी वो अपने हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग वो अवेयर होगा। अगर वो मोटापे का शिकार है तो उसके प्रति अवेयर होगा कि भाई मुझे वेट कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। देन वो एजुकेशन एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा, यानी पर्सन शुड बी एजुकेट अबाउट द जनरल हेल्थ इश्यूज ऑफ डे टू डे लाइफ, वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, डे टू डे लाइफ के अंदर वो जो है जनरल हेल्थ इश्यूज जो है उसके अंदर आएंगे, उसके प्रति वो एजुकेट होगा। देन लास्ट है कि ग्रोथ, इट इंक्लूड ओवरऑल एस्पेक्ट फ्रॉम ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल सच एज इंटेलेक्चुअल मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल, यानी कि थर्ड स्टेप में वो ग्रोथ करेगा, उसके जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो इम्प्रूव होगी, मेंटली वो स्ट्रांग होगा, फिजिकली वो स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअली वो आध्यात्मिक रूप से भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब अगर वो मूवमेंट राइट साइड ना सॉरी राइट साइड में अगर वो मूवमेंट ना करके लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेगा तब क्या होगा, लेफ्ट साइड आपको देख रहा है प्री मैच्योर डेथ होगी,
जिसके अंदर साइन, सिम्टम, डिसेबिलिटी आती है। तो सबसे पहले देखते हैं साइंस। जब भी वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर विच कैन रूल्ड आउट ओनली बाय फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। यानी कि उस जो पर्सन है लेफ्ट साइड मूव करने पर वो डिजीज़ के साइन प्रोड्यूस करेगा, और वो साइंस जो है वो फिजिशियन के द्वारा देखे जाएंगे या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा देखे जाएंगे। फिर वो सिम्टम्स बताएगा, सिम्टम जो कि पेशेंट खुद बताएगा डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, कि एग्जांपल जैसे कि उसको बैक पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, एटसेट्रा। ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होगी, डिसेबिलिटी पैदा हो जाएगी। इट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड इम्पेयरमेंट दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द पर्सन विद द कंडीशन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़। यानी कि एक्टिविटी लिमिटेशन, उसकी जो नॉर्मली वो एक्टिविटी कर रहा था डे टू डे लाइफ में, अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको डिसेबिलिटी हो गई है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिनम खत्म होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ के अंदर क्या किया जाता है, तो सबसे पहला इनकम एंड सोशल स्टेटस। इनकम से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो वो अपना हेल्थ जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ड्रग्स वगैरह कितनी, मेडिसिन्स जो है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट वो कितना कॉस्टली होता है। तो नॉर्मली जो पुअर पीपल्स होते हैं वो इसको बाय नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला होगा, तो अगर वो हायर इनकम है तो वो इजीली कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह ले सकता है। हॉस्पिटल के अंदर कोई भी उसको डिजीज़ हो रखी है तो उसका इजीली ट्रीटमेंट ले सकता है, उसका इलाज करा सकता है। तो इस प्रकार से इनकम या सोशल स्टेटस उसका अफेक्ट करता है हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट है एजुकेशन। अगर कोई पर्सन है वो लोअर एजुकेशन से आता है, ठीक है, उसकी कम पढ़ा लिखा है वो, तो कम पढ़े लिखे को ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं मालूम होता है। ठीक है। जितना कि ज़्यादा एजुकेटेड या मोर एजुकेटेड पीपल को मालूम होता है। ठीक है। तो लोअर एजुकेशंस के कारण उसकी जो हेल्थ है वो पुअर हो सकती है, क्योंकि वो हेल्थ के अंदर कोई भी डिजीज़ कंडीशन के अंदर वो प्रिवेंशन नहीं कर पाएगा, उस डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है वो उसे नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से एजुकेशन भी उसको अफेक्ट करेगा। देन थर्ड है कि फिजिकल एनवायरनमेंट। अब उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी उसकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। लाइक वो कहाँ पे रह रहा है, लाइक जैसे कि स्लम एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे वाटर जो है वो क्लीन नहीं होके डर्टी रहेगा। वहाँ पे जो हवा होती है, एयर, वो भी क्लीन नहीं होती है, तो उसके कारण वो ज़्यादातर अनहेल्थी ही रहेगा। नेक्स्ट और है अफेक्ट फैक्टर जो है वो सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स। ग्रेटर सपोर्ट फ्रॉम फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज इज लिंक टू बेटर हेल्थ। अगर उसकी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह जो है वो उसको बेटर सपोर्ट करेंगे तो उसका हेल्थी रहने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। यानी कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सोशली उसका नेटवर्क कैसा है, वो भी उसके हेल्थ को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है कि कल्चर। कल्चर कैसे अफेक्ट करता है, तो कल्चर रिगार्डिंग ऐसे अफेक्ट करता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स, रूल्स, ट्रेडिशंस होते हैं, बिलीफ्स होते हैं। लाइक जो हिंदूज़ होते हैं वो वेद वगैरह उन सब के अंदर मानते हैं। मुस्लिम्स वगैरह होते हैं तो वो बाबा वगैरह में मानते हैं, उनके जो भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस में डिफरेंट डिफरेंट जो गॉड्स वगैरह होते हैं उनमें मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स या ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो हेल्थ उनकी अफेक्ट करती है। लाइक कई सारी जो नॉर्मल डिजीज़ कंडीशन होती है उनका ट्रीटमेंट जो है, इलाज, वो आयुर्वेदा के अंदर भी मिलता है, आपको देखने को मिलता है। तो उस प्रकार से वो हेल्थ उनकी अफेक्ट कर रही है। देन नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स किस प्रकार से अफेक्ट करता है कि जीन में म्यूटेशंस के कारण कई सारे डिजीजेस आपको देखने को मिलती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। तो ये कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है कि हेल्थ सर्विसेज। अब हेल्थ सर्विसेज का मतलब है कि हॉस्पिटल वगैरह कैसे है, कितना दूर है, आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल है या नहीं है, वो भी अफेक्ट करता है उसकी हेल्थ को। ठीक है। अगर हॉस्पिटल के अंदर अच्छी खासी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेगी तो
उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होगा, जिसके कारण उसकी डिजीज़ और ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है। देन लास्ट है कि जेंडर। जेंडर कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो जेंडर देखिए आपकी मैन एंड वुमेन सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ एट डिफरेंट एजेस ऑफ देयर लाइफ, यानी कि मेंस एंड वुमेन्स दोनों की कई सारी डिजीज़ जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है एंड डिफरेंट डिफरेंट एज पे वो पैदा होती है। ठीक है बच्चों। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है, वो मेल्स में होता है। ठीक है। जो कि फीमेल में नहीं हो सकता। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जेंडर के अकॉर्डिंग रहती है, यानी कि मेल एंड फीमेल में डिफरेंट डिजीजेस देखने को मिलती है। तो वो भी हेल्थ को अलग अलग अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इलनेस की तरफ। इलनेस की आपकी दोनों मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि इलनेस क्या होता है। तो इलनेस इज द रेस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन टू अ डिजीज। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द पर्सनस लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज चेंज व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रीवियस लेवल। इलनेस इज नॉट सिनोनिम्स विद डिजीज, यानी कि आप कह सकते हो कि इलनेस इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, यानी कि इलनेस जो है वो सिर्फ डिजीज़ की, सॉरी अब्सेंस नहीं प्रेजेंस, इलनेस जो है वो नॉट मेयरली द प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, यानी कि इलनेस जो है वो सिर्फ डिजीज़ का प्रेजेंस होना ही नहीं है। इलनेस का मतलब क्या होता है कि पर्सन जो है अगर वो फिजिकली अनफिट है, मेंटली अनफिट है या सोशली स्पिरिचुअली किसी भी प्रकार से अनफिट है, अनहेल्थी है, तो वो एक प्रकार से ओवरऑल अनहेल्थी या इलनेस का शिकार है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलनेस। टाइप्स ऑफ इलनेस दो प्रकार की होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जो एक्यूट इलनेस होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। एंड ये जो अपने सिम्टम्स जो प्रदर्शित करती है या सिम्टम्स जो बताती है वो बहुत जल्दी नहीं बता, सॉरी रैपिड सिम्टम्स अपीयर होते हैं इसके अंदर, यानी कि बहुत फास्टली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एक्यूट इलनेस के अंदर। फिर दूसरी तरफ आप देखिए क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, लंबे समय तक रहती है पेशेंट के अंदर। एंड इसके जो सिम्टम्स है वो भी अपेयर होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि एक्यूट इलनेस में आपके कोल्ड, कॉमन कोल्ड, डायरिया वगैरह ये सब आ जाते हैं। दूसरी तरफ क्रोनिक इलनेस में आपके कई सारी क्रोनिक डिजीजेस जैसे कि आपके हो गया कि कैंसर वगैरह हो गया। ठीक है। एनीमिया वगैरह ऐसी ऐसी कंडीशंस आपके क्रोनिक इलनेस के अंदर आ जाती है। कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग इलनेस। क्या क्या कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर है? A risk factor is any situation or habit that affects social environment, physiological and psychological condition. बेसिकली रिस्क फैक्टर एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि अफेक्ट करती है सोशली, एनवायरमेंटली, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कंडीशंस को। पेशेंट की इन सभी कंडीशन को अगर कोई अफेक्ट कर रहा है तो वो होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो डिजीज़ के प्रोग्रेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, उन डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं या इन्फेक्शन के रिस्क को भी इंक्रीज़ कर देते हैं रिस्क फैक्टर। तो अब देखते हैं हम क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है या क्या क्या कॉजेज़ है जो कि अफेक्ट करते हैं इलनेस को या इलनेस को डेवलप करते हैं। तो एज जो है वो इलनेस को डेवलप करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है एज इलनेस के लिए। ठीक है। तो एज कैसे रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो स्कूल एज चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हाई रिस्क रहता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। ठीक है। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है सर्दी जुकाम वगैरह, वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसे अफेक्ट करता है कि आपकी डेली लाइफस्टाइल, डे टू डे लाइफ हैबिट्स कैसी है, वो भी आपकी इलनेस को अफेक्ट करती है। क्योंकि सम हैबिट्स आर रिस्क फैक्टर फॉर स्पेसिफिक डिजीज़। कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ को ग्रो कराने में हेल्प करती है या वो स्पेसिफिक डिजीज़ को ग्रो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। देन एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसे, तो एनवायरनमेंट का मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एनवायरनमेंट आसपास का हवा पानी वगैरह ख़राब रहेगा तो बेसिकली उसको इलनेस होगी ही। देन जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। जेनेटिक में तो वही आ जाता है कि जीन म्यूटेशन के कारण कई सारी डिजीज़ देखने को मिलती है आपको, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह। फिर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है वो आपकी इलनेस को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है बच्चों।
अब हम देखते हैं इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन को डिजीज़ होती है, वो इलनेस का शिकार होता है, तब वो पर्सन क्या फ़ील करता है, उसी को हम इलनेस बिहेवियर कहते हैं। सबसे पहले जो पर्सन है वो क्या करेगा, एक्सपीरियंसिंग सिम्पटम्स, उसको क्या सिम्पटम्स अपीयर होंगे और वो सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। देन सेकंड स्टेज पे क्या होगा, अज्यूमिंग द सिक रोल। अज्यूमिंग द सिक रोल का मतलब क्या होता है कि द इंडिविजुअल नाउ सेल्फ डिफाइंस एज बीइंग सिक, seek validations of these experience from others, gives up normal activities and assume a sick role। यानी कि बेसिकली वो अब वो क्या करेगा, अज्यूम करेगा या एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई वो एक बीमार है, बीइंग सिक, यानी कि वो बीमार है अब, ऐसा वो अज्यूम करेगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेज आ जाती है कि अज्यूमिंग डिपेंडिंग रोल। अब वो क्या करेगा, डिपेंडेंट रोल, यानी डिपेंड करेगा वो हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर, वो डायग्नोसिस के लिए एक्सेप्ट करेगा एंड जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट प्लान है उसको वो डे टू डे लाइफ में फॉलो करेगा। देन लास्ट स्टेज जो है वो आपकी आती है अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलाइजेशन, यानी कि अब वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ेगा, वापस पहले जैसी नेचुरल हेल्थ की तरफ वो बढ़ेगा, हेल्थी लाइफस्टाइल जीने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये 4 स्टेज होती है आपकी इलनेस बिहेवियर की। ये भी कभी कभी 2 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। फिर आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है, डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी या इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में मैंने एक अलग से लेक्चर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर ही। इम्यूनिटी के ऊपर मैंने डाल रखा है, काफ़ी अच्छे से पूरी इम्यूनिटी जो है आपकी क्लियर कर रखी है मैंने। उसके अंदर मैंने इम्यूनिटी के टाइप्स वगैरह, कौन कौन सी इम्यूनिटी होती है, क्या क्या वैक्सीन्स वगैरह होती है, वो सब आपको मैंने उस लेक्चर के अंदर पढ़ाया है। अब इसके अंदर मैं और वापस पढ़ाऊँगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप एक बार वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, बाय।